हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर जरूर। मृत्युंजय की बात पर महक उसकी गोद से अव्यक्त को लेने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे मेरे बेटे को दीजिए, उसे मुझे भी मम्मा कहना होगा। मृत्युंजय अव्यक्त के ऊपर टांगते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं, मैं उसका डैडा हूँ, वो मुझे ही डैडा कहेगा। जिसे सुनकर महक अपने कमर पर हाथ रख उन दोनों को घूरते हुए, तो ठीक है, मैं एक और बेटा लेकर आऊँगी जो मुझसे ज़्यादा प्यार करेगा। बेटा शब्द सुनकर अव्यक्त मृत्युंजय की गोद से उतरने की कोशिश करते हुए और महक की तरफ जाने लगा, जिसे देखकर महक अपना सिर नहीं में हिलाकर, रहो अपने डैड के पास, मैं तो एक और बेटा लाऊंगी। महक के खुद को गोद में न लेने पर अव्यक्त रोना शुरू कर देता है, जिसे देखकर महक अपना सर नहीं में हिलाकर कहती, नहीं नहीं, रो क्यों रहे हो, अपने डैड के पास रहो। अव्यक्त रोते हुए मृत्युंजय की तरफ देखकर बोला, डैडा। मृत्युंजय अव्यक्त का फिर से डैडा कहने पर महक को चिढ़ाते हुए बोला, दिखा, मुझे फिर से डैडा कहा इसने। महक मृत्युंजय की बात पर अव्यक्त की तरफ देखते हुए बोले, आप मुझे मम्मा नहीं कहोगे ना, ठीक है, मैं लूँगी नहीं आपको गोद में, आपके डैड के साथ रहना। इतना कहकर महक वहाँ से जाने लगी, जिसे देखकर अव्यक्त और जोर जोर से रोने लगा। मृत्युंजय अव्यक्त को झुलाते हुए बोला, शांत हो जाओ, अभी मम्मा तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। अव्यक्त मृत्युंजय की बात पर वे महक की तरफ जाने के लिए रोने लगता है, तो महक रुक कर उसके पास आकर उसे अपनी गोद में ले लेती है, तो अव्यक्त उसे कसकर गले लगा लेता है। महक अव्यक्त के गले लगाने पर उसके पीठ को सहलाती हुए बोली, ये बिल्कुल सही है, प्यार करने के लिए डैड चाहिए, लेकिन सिर रखकर रोने के लिए मम्मा चाहिए। जिसे सुनकर मृत्युंजय अपना कुर्ता पहनते हुए महक से बोला, तुम खुश रहो कि हमारा बेटा हम दोनों से इतना ही प्यार करता है। महक मृत्युंजय की बात पर अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, आप तो ऐसा ही कहोगे क्योंकि इसने शुरू से आपको डैडा कह दिया। अगर आपसे पहले मुझे मम्मा कह देता तो आपको कैसी मिर्ची लगती। इस बारे में तो सबको पता है। मृत्युंजय महक की बात पर कुर्ता पहनकर अपने बालों को ठीक करते हुए महक से बोला, मैं ऐसा नहीं हूँ। महक मृत्युंजय की बात सुनकर बोली, वो तो मुझे पता है आप कैसे हो। वैसे आरू की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, मैं बस उसी के पास थी। महक की बात पर मृत्युंजय पाजामा पहनने के बाद जल्दी जल्दी रेडी होते हुए बोला, मीटिंग के चक्कर में ध्यान ही नहीं दे पाया, तुम अभी को रेडी कर दो और खुद भी रेडी हो जाना, मैं आरू का हालचाल लेकर आता हूँ। महक मृत्युंजय के बात पर अपना सिर हिला देती है, तो मृत्युंजय महक के होठों पर पैक देते हुए वहां से चला जाता है। वहीं अव्यक्त जाते हुए मृत्युंजय को घूरे जा रहा था। हाँ, वो दोनों से बराबर प्यार करता था, लेकिन मृत्युंजय का महक को किस करना हमेशा उसे गुस्सा दिलाता था, जिस बारे में महक को अच्छे से पता था, क्योंकि गुस्से में मृत्युंजय की तरह अव्यक्त के नाक फूल जाते थे। महक अव्यक्त के गुस्से भरे चेहरे को देखकर उसे बिस्तर पर बैठाते हुए बोली, अभी के डैडा अभी की तरह बदमाश है। महक की बात पर अव्यक्त उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, है डैडा। महक अव्यक्त के कपड़े को निकाल उसे कुर्ता पहनाते हुए बोली, नहीं मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपकी मम्मा हूँ। अव्यक्त महक की बात को इग्नोर करते हुए बोला, डैडा डैडा। महक अव्यक्त मुंह से डैडा डैडा सुनते उसे रेडी कराने लगती है। इधर मृत्युंजय, राजीव, शोभित, अमृत, ऋतिक, दीप विक्रम के सामने खड़े हुए थे। विक्रम उन सब लोगों की तरफ कंफ्यूज में देखते हुए बोला, तुम सब मुझे इस तरीके से क्यों घूर रहे हो, जैसे मैं कोई दूसरी हूँ। मृत्युंजय विक्रम की बात पर उसे कॉलर से पकड़कर बोला, साले, जब डॉक्टर ने तुझे कहा था तब तो बड़े एटीट्यूड में कहा था कि मैं खुद खरीद लूँगा, और अब क्या हुआ। विक्रम मृत्युंजय के हाथ से अपना कॉलर छुड़ाते हुए फ्रस्ट्रेट होकर बोला, अरे यार, अभी ऐसा कुछ कंफर्मेशन नहीं है, उसे बस वोमिट हो रही है, मेरे ख्याल से वेदर के कारण है, और परसों हम घूमने भी तो गए थे ना। ऋतिक स्मोक करते हुए विक्रम के बात पर बोला, वोमिट किसी और वजह से भी होती है, तुम अपना मुंह बंद करके रखो। विक्रम ने ऋतिक को घूर कर कहा, जिसे सुनकर ऋतिक आईब्रो चढ़ाते उसकी तरफ देखकर बोला, तुमने मुझसे कहा। विक्रम थोड़ा सा खिसिया कर बोला, अरे यार, मेरी पहले से हालत खराब है, तुम लोग और यहाँ पर आकर मेरा बीपी लो क्यों कर रहे हो। मृत्युंजय विक्रम की बात सुनकर बोला, क्योंकि तेरे पास बुद्धि नाम की चीज़ नहीं है, तूने डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया। विक्रम मृत्युंजय की बात सुनकर बोला, वो अंदर मानसी के पापा को तो चेक कर रहे हैं ना, तो मुझे डॉक्टर को बुलाने की क्या ज़रूरत है, वो भी तो डॉक्टर है। मृत्युंजय विक्रम की बात पर अपना सिर हिला देता है, तो अब अमृत विक्रम की तरफ देखते हुए कहता है, एक बात बता, तू कैसे करेगा।
ऋतिक अमृत की बात सुनकर विक्रम की तरफ इशारा करते हुए बोला, मेरी साली को बहुत पहले से चूल मची थी माँ बनने की, उसके पति ने ख्वाहिश पूरी कर दी, वो तो खुश हो गई। विक्रम ऋतिक की बात पर गुस्से से बोला, मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए, डॉक्टर ने 4 साल बच्चा लेने से मना किया है। कोई और कुछ कहते उससे पहले वहाँ पर प्रजापति जी आ जाते हैं। विक्रम प्रजापति जी की तरफ ऐसे देखने लगता है जैसे वो कोई यमराज हो और पल भर में उसकी आत्मा को उसके शरीर से अलग कर ले जाने वाले हो। मृत्युंजय विक्रम को घूरने के बाद प्रजापति जी से बोला, आरू ठीक तो है ना अंकल? प्रजापति जी मृत्युंजय के सवाल पर कुछ पल सीरियस रहने के बाद मुस्कुराते हुए बोले, अब तो वो 9 महीने तक थोड़ी थोड़ी परेशान रहेगी। विक्रम प्रजापति जी की बात सुनकर बिना किसी भाव के बोला, थैंक यू अंकल। प्रजापति जी विक्रम की तरफ देख कर बोले, कांग्रेचुलेशन बेटा, तुम बाप बनने वाले हो। विक्रम प्रजापति जी की बात पर सिर हिला देता है तो प्रजापति जी आगे कहते हैं, डॉक्टर के पास ले जाकर अपनी बीवी का चेकअप करवा देना। विक्रम प्रजापति जी की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, जी मैं ध्यान रखूंगा। प्रजापति जी अपना सिर हिलाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद विक्रम अपने सिर पर हाथ रखते हुए सब लोगों की तरफ देख कर बोला, मारो मारो यार मुझे, मैं इतना बड़ा गद्दा कैसे हो सकता हूँ। ये कहते हुए विक्रम अपने ही गाल पर 2 थप्पड़ रसीद देता है। तभी वहाँ पर उछल कूद करते हुए विक्रम आ टपकता है और उसके साथ ही सुधांशु भी आ जाता है। विक्रम को इस तरीके से रोता हुआ देखकर विप्लव हैरान होकर बोला, मेरे चश्मिश ने आपको मारा क्या? विप्लव की बात पर विक्रम उसे घूरते हुए बोला, तू मनहूसियत का सरदार है। विप्लव विक्रम की बात सुनकर रोने जैसा चेहरा बनाकर शोभित से बोला, भाई देखो विक्रम भैया मुझे मनहूस कर रहे हैं। विप्लव की बात पर विक्रम अपने दांत आपस में पीसते हुए बोला, तुझे रोना है, मैं तुझे पीट पीट कर रुलाऊंगा। यहाँ पर आकर मेरे जले जख्म पर नमक छिड़क रहा है। विप्लव विक्रम की बात सुनकर आंखें बड़ी करते हुए बोला, मैंने कहाँ कुछ कहा है और आपको चोट कहाँ लगी है? राजीव विक्रम के कंधे पर थपथपाते हुए बोला, वापी पैनिक मत हो, तेरी चश्मिश माँ बनने वाली है ना, इसलिए उसका पति पागल हो रहा है। विप्लव राजीव की बात सुन आंखें बड़ी कर विक्रम की तरफ देखते हुए बोला, क्या सच में मेरी चश्मिश एक और चश्मिश पैदा करने वाली है? विक्रम विप्लव के बात पर अपने दांतों को कसते हुए बोला, तू बिल्कुल चुप रहा, मुझे कांग्रेचुलेट करने की कांग्रेचुलेशन भाई, और मैं चाचा बनने वाला हूँ, मेरी चश्मिश मम्मी बनने वाली है, मैं बहुत खुश हूँ। विप्लव ने एकदम से बंदर की तरह विक्रम के ऊपर कूदते हुए कहा, जिसे देखकर विक्रम लगभग रोते हुए बोला, अब यार ये लड़का जो मत कर बोलेगा वही करता है। विक्रम की बात सुन विप्लव से अलग होकर कंफ्यूजन में उसकी तरफ देखते हुए बोला, मतलब कि आप खुश नहीं हो? विक्रम पागल की तरह हंसते हुए बोला, हाँ 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 हाँ, देख मैं कितना खुश हूँ, मुझे हंसी आ रही है। विप्लव विक्रम के हंसने पर उसके गाल पर पुच्ची पुच्ची करते हुए बोला, हमेशा ऐसे ही हंसा करो और मेरी चश्मिश को भी खुश रखना, ठीक है? मैं अभी उसे कांग्रेचुलेशन का कराता हूँ। इतना कहकर विप्लव कूदते हुए कमरे के अंदर चला जाता है। सुधांशु जो कि विक्रम के चेहरे को अच्छे से नोटिस कर रहा था उसकी तरफ देखते हुए बोला, कोई प्रॉब्लम है क्या? ऋतिक सुधांशु की बात सुनकर बोला, सिंगल पर्सन लोग ऐसी बातें नहीं समझते। सुधांशु ऋतिक की बात पर तिरछी नज़र से उसकी तरफ देख कर बोला, फॉर योर पेशेंस आई वुड लाइक टू टेल यू डैट आई एम नॉट सिंगल। मेरी एक गर्लफ्रेंड है जो फ्यूचर में मेरी बीवी बनेगी। ऋतिक सुधांशु की बात पर सिगरेट का धुआं उसके मुंह पर उड़ा देता है, जिस पर सुधांशु को खांसी आने लगती है, जिसे देखते हुए ऋतिक तिरछी मुस्कान के साथ कहता है, बच्चे जुबान वहाँ चलाओ जहाँ ज़रूरत हो। सुधांशु ऋतिक के बात पर घूर कर उसकी तरफ देखते हुए बोला, स्मोक वहाँ कीजिए जहाँ ज़रूरत हो, हर जगह स्मोक करके खुद को कूल समझ रहे हो। मृत्युंजय उन लोगों के झगड़े से पहले बीच में आते हुए सुधांशु से बोला, तुम अपनी बहन के पास जाओ प्लीज़। मृत्युंजय सुधांशु के पास उसकी तरफ देखते हुए बोला, डेविड भाई का कहना बिल्कुल सही था। चिराग चौहान ऑलरेडी 6 महीने से शादीशुदा है। सुधांशु की बात पर सभी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे और दीप सुधांशु को देखते हुए बोला, तुम्हें ये सब इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? सुधांशु दीप के सवाल पर मृत्युंजय की तरफ इशारा करते हुए बोला, इनके डिटेक्टिव ने मुझे उनके घर का इन्फॉर्मेशन दी थी और उनके कुछ कार्ड्स की इन्फॉर्मेशन दी थी, जिसके ज़रिए मैंने बस ये चेक किया कि किसी कोर्ट में रजिस्टर तो नहीं है, तो पता चला कि वो ऑलरेडी 6 मंथ से लीगल मैरिड है। सुधांशु की बात पर मृत्युंजय कंफ्यूज होते हुए बोला, लेकिन अगर वो
शादीशुदा है तो अपनी इकलौती बहन की इतनी बड़ी खुशी में अपनी बीवी को शामिल क्यों नहीं कर रहा। सुधांशु मृत्युंजय के सवाल पर चीढ़ते हुए बोला, मैंने उसकी शादीशुदा जिंदगी में झांकने की कोशिश नहीं की, बस पता लगाया कि वो शादीशुदा है। सुधांशु की बात सुनकर ऋतिक उसकी तरफ देख कर बोला, जब पता लगा लिया तो शादीशुदा जिंदगी में झांकने में क्या तुम्हें दिक्कत है। सुधांशु ऋतिक को इग्नोर कर दीप की तरफ देखते हुए बोला, भैया भाभी आपको बुला रही थी। ऋतिक खुद को इग्नोर होता हुआ देख कर बोला, ओए ढेर साने, मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है। ऋतिक की बात पर सुधांशु उसकी तरफ देखते हुए बोला, शायद वो पर्सन आप थे ना जिसने मुझे पागल कहा था। शो पागल से दूर रहते हैं, तुम पागल के साथ साथ घमंडी भी हो, ऋतिक ने थोड़े गुस्से में कहा, जिसे सुनकर सुधांशु अपना सिर हिलाते हुए बोला, थैंक यू, कॉम्प्लीमेंट काफ़ी अच्छा था। इतना कहकर सुधांशु बिना किसी के और बहस करे अपने कमरे की तरफ चला जाता है। मृत्युंजय जाते हुए सुधांशु को देखकर खुद से बोला, ही सीम्स ए लिटिल वर्ड, सब कुछ ठीक तो है ना। इतना सोचते हुए मृत्युंजय विक्रम की तरफ देख कर बोला, तुम आरू के पास जाओ। इतना कहकर मृत्युंजय सुधांशु के पीछे उसके कमरे की तरफ चला जाता है। इधर रिया अपने कमरे में हल्दी के लिए रेडी हो रही थी जब हिमांशी वहां पर जूस का गिलास लेकर आती है। रिया जूस के गिलास को देखकर हिमांशी से बोली, तुम यहाँ? हाँ, वो काकूसा ने कहा कि सबको जूस देकर आ जाओ क्योंकि बाहर हाल बहुत गर्मी है ना, इसलिए। हिमांशी ने जूस का गिलास टेबल पर रखते हुए कहा, जिसे सुनकर रिया अपने दुपट्टे की तरफ इशारा करते हुए बोली, मेरा दुपट्टा ठीक करने में मदद करोगे हिमांशी? हाँ ज़रूर, हिमांशी ने रिया के पास आकर कहा, जिस पर रिया अपने कान में झुमके पहनने लगती है तो हिमांशी उसके सूट की कारीगरी को देखते हुए कहती है, आपने इसे कहाँ लिया है? काफ़ी सुंदर है। हिमांशी के बाद पर रिया मिरर में हिमांशी को देखते हुए बोली, इसे मैंने खुद डिजाइन किया है। कहते हैं कि फैशनेबल कपड़ों के लिए स्टडी की ज़रूरत होती है, लेकिन मुझे लगता है कि पैशन को फॉलो करने के लिए किसी स्टडी की ज़रूरत नहीं है। हिमांशी रिया के बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोली, ये बात तो सच कही, लेकिन मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे तो पढ़ना पड़ेगा। रिया हिमांशी की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ तुमने सही कहा, वैसे तुम अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई? हल्दी बस शुरू होने वाली है। हिमांशी रिया की बात पर कुछ पल चुप रह कर बोली, मुझे ना आपसे कुछ पूछना था। रिया हिमांशी की बात पर अपने बालों पर कंघी करते हुए अपना सिर हिला देती है और कहती है, हाँ पूछो। जो आपके दोस्त हैं विप्लव, उनकी प्रेमिका कहाँ है? हिमांशी ने जैसे तैसे पूछा। हिमांशी के सवाल पर रिया बाल संवारना छोड़कर सिर घुमाकर हिमांशी की तरफ देखते हुए बोली, वो सिर्फ मेरा दोस्त नहीं है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और जहाँ तक बात है उसकी गर्लफ्रेंड की, हमें नहीं पता वो कहाँ है। मतलब अलादीन की जिनकी तरह गायब हो गए? हिमांशी ने पूछा, जिसके जवाब में रिया उसकी तरफ देखते हुए बोली, मानसी, विप्लव जितना मजबूत दिखता है उससे ज़्यादा इमोशनल है। वो हर पल मुस्कुराता रहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुश है। मुझे पता है वो हर पल भाव्या को याद करता है। भाव्या, ये कौन है? हिमांशी ने पूछा, जिस पर रिया हल्का से हिमांशी के सिर पर थप्पड़ मारते हुए बोली, ये वही है जिससे विप्लव प्यार करता है। खुद पूछ रही और खुद नहीं पता। रिया की बात पर हिमांशी अपने सिर को सहलाते हुए खिसियानी मुस्कान के साथ बोली, नहीं, वो मैं कुछ और सोच रही थी, इसलिए इसे नहीं सोच पाई। रिया हिमांशी की मुस्कान देख कर बोली, चलो जाओ, तुम भी रेडी हो जाओ, फिर नीचे मिलते हैं। बहुत डांस करेंगे, लेकिन मुझे तो डांस करना ही नहीं आता। हिमांशी ने छोटा सा मुंह बनाकर वो कहा, जिसे सुनकर रिया मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, तुम दर्शक की तरह हम लोगों का डांस देख लेना। हिमांशी रिया के बात पर जूस की तरफ इशारा करते हुए बोली, मैं इसे लगे हाथ ले जाऊंगी, पी लो। रिया अपना सिर हिला देती और उस जूस फिनिश करके हिमांशी की तरफ देखते हुए कहती है, तुम बहुत प्यारी हो। हिमांशी रिया के कॉम्प्लीमेंट पर शर्माते हुए वहाँ से मुस्कुरा कर चली जाती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।